हो गई? चलो भैया। हाँ भाई। ओए, अच्छा सो रहेगा बेटे, कल के पैसे ले लूंगा बर्गर अगर इसके, बता रहा हूं मैं। सो रहेगा? लग तो ऐसे ही रहा। जगी वसी भी नहीं आया आज, क्या बात। चलो भैया, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स हम क्या कर चुके थे, लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके थे। अब जो हम बात करने वाले हैं आज, एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, और चैप्टर का नाम है भैया रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। क्या नाम है भाई चैप्टर का? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। समझ में आ रही बात? तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बेसिक आइडिया लेंगे। देखो, मैं अभी चैप्टर की ड्यूरेशन नहीं बढ़ा रहा, चैप्टर आज का बहुत छोटा रहेगा, 15-20 स्लाइड है इसके अंदर मुश्किल से, और काफी चीजें आप इसमें ऑलरेडी पहले से जानते हो। समझ में आ रही बात? जो हमका मेन टॉपिक यहाँ पर पड़ेगा आगे, उसको हम पढ़ेंगे अपने अगले लेक्चर्स के अंदर, रेस्पेक्टिव के अंदर, ठीक है? चलिएगा। तो रेस्पिरेशन वर्ड जैसे बेटे मैंने बोला, तो बच्चों के मन में एक सवाल आता है, लोगों के मन में सवाल आता है कि रेस्पिरेशन का मतलब है सांस लेना, सांस छोड़ना। अक्सर करके मैं पूछता हूँ जैसे बच्चों से कि भैया के रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, तो बच्चे क्या बोलते हैं कि सांस लेना, सांस छोड़ना। नहीं बेटा, वो ब्रीदिंग होता है, एक अलग फिनोमिना है। समझ में आ रही बात? तो लोग क्या करते हैं, बच्चे क्या समझते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग दोनों ही चीजें क्या है भाई, एक ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग जस्ट सांस अंदर लेना, और सांस बाहर छोड़ने को हम क्या बोलते हैं भाई, ब्रीदिंग बोलते हैं। बस एक बार ये देख ले, दिखा दे मुझे पर्दा हटा के, शक्ल किसकी है, कौन है, पर्दा हटा के दिखा दे एक बार, ताकि मैं फिर बात कर सकूं। बस पर्दा हटा के। अच्छा, सुभान है और जैद है, ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वीडियो कॉल कर रहे हैं किसी को? पर्दा हटा दे बहुत आराम के साथ में, इधर से बहुत आराम के साथ में। चले गए तो यहाँ से कहाँ चले गए? अच्छा, देवांश भी आ गए क्या? अच्छी बात है। जकी वसी भी आ गए शायद। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बस बैठ जा तू आकर आराम से, तो यहाँ बैठ जा। सारे के सारे यहाँ लग जाओ लाइन से पीछे। हाँ, दिखने चाहिए शीशे के अंदर सब मुझे, यहाँ सब दिखने चाहिए शीशे के अंदर। बोल इन्हें किस हिसाब से खड़े हो जाओ, शीशे के अंदर दिखने चाहिए। पीछे वाले शीशे में सब दिखाई नहीं पड़ रहे मुझे। गेट खोल के बोल दे 1 मिनट के लिए। शीशे में आ गया हो? हाँ बस। और कौन है बाहर? बस बस, जकी वसी कोई भी आएगा उसे लाइन से ऐसे खड़ा करना। ये खड़ा हो जाओ आराम से। गेट बंद कर भाई, गेट बंद कर, गेट बंद कर, आवाज बंद। जैद, अगर तेरी आवाज आ गई तो लेक्चर रोक के घर पे बात होगी। अभी अभी तो क्लास के बाद में बात करूंगा तुम्हारे घर पे मैं, ठीक है? चलो भैया, तो मैं क्या बात कर रहा था? मैं बात कर रहा था भाई रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में, ठीक है? तो बेटा, ब्रीदिंग एक अलग फिनोमिना है। जैसे आपकी एनसीईआरटी ने क्वेश्चनों की बौछार कर रखी कि क्या आपको लगता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है? हम ब्रीदिंग क्यों करते हैं, रेस्पिरेशन क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है रेस्पिरेशन की? भाई पता होना चाहिए ना, क्या बेनिफिट है। ऐसे थोड़े हमारे खाज लगी हमने रेस्पिरेशन कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ तो लॉजिक जरूर होगा ना, कोई ना कोई तो पर्पज होगा। अरे हरी बात समझ में क्लियर है? आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो खाना, बताओ? फूड के लिए? अब कहते फूड ही खाना है। खाना क्यों खाते हो? एनर्जी के लिए। क्यों भाई? एनर्जी से क्या होगा, क्या करोगे? सिर्फ काम करना है। आप अब भैया, आपकी बॉडी के सारे लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए जो ऐसे प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेस पढ़ाए थे ना लिविंग वर्ल्ड के अंदर, शुरुआत में सबसे बेसिक में क्या पढ़ाया था? लाइफ प्रोसेस था हमारे। कौन कौन से थे हमारे? रिप्रोडक्शन हुआ, रेस्पिरेशन हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, सारे के सारे मेटाबॉलिज्म, जितने भी लाइफ प्रोसेस है, सब में क्या चाहिए भाई? एनर्जी चाहिए की। और एनर्जी कहाँ मौजूद है? फूड के अंदर। किस फॉर्म में मौजूद है? केमिकल एनर्जी, ग्लूकोज। याद करो, अभी पीछे पढ़ा के आए ना, फोटोसिंथेसिस। वो लाइट एनर्जी को क्या किया उसने? कन्वर्ट किया फोटोसिंथेसिस से, और कन्वर्ट करके एनर्जी कहाँ स्टोर कर दी भाई? फूड के अंदर। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। उसी ग्लूकोज को क्या खाते हो आप खा रहे हो। उस ग्लूकोज को जब आप खाओगे, उस ग्लूकोज को क्या होगा? तोड़ा जाएगा। जब ग्लूकोज को तोड़ोगे, जो उसके अंदर की एनर्जी है वो बाहर निकलेगी। जब वो एनर्जी बाहर निकलेगी तो उसे तुम ट्रैप कर लोगे। ट्रैप करने के बाद में उससे अपनी मनचाही एनर्जी बना करके अपना काम करोगे। तो लाइफ प्रोसेस बेटा चलाने हैं ना, तो एनर्जी चाहिए, और उस एनर्जी के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? फूड की जरूरत पड़ती है। तो वो फिनोमिना किससे? हमारा ये रेस्पिरेशन। तो ब्रीदिंग तो केवल सांस लेना, सांस छोड़ने को बोलते हैं, जो हमारा मैकेनिज्म है, लेकिन रेस्पिरेशन एक बहुत अलग टर्म होती है। समझ में आ रही भैया बात आपके? चलेगा। चैप्टर के अंदर हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, चैप्टर के अंदर हम एंटर कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या चाहिए? लगातार कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना? किसके लिए? कई सारे लाइफ प्रोसेस के लिए, जैसे एब्जॉर्प्शन हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, और इवन ब्रीदिंग वगैरह को भी जरूरत पड़ने की। यानी जब आप सांस ले रहे हो और जस्ट आप जो
जो सांस छोड़ रहे हो उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी भाई? उसके लिए भी आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। समझ में आ रही बात? और इसी एनर्जी की रिक्वायरमेंट के लिए आपका इन एनर्जी का सोर्स क्या है, आपके सामने मार्केट में क्या अवेलेबल है, अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग टाइप्स ऑफ फूड यहां पर आपको मार्केट में अवेलेबल होते हुए नजर आते हैं। अरे होते हैं, नहीं होते हैं भाई? अरे होते हैं ना। ये आपके सामने एग्जांपल है। तो वो जो फूड है ना, उस फूड को आप अलग अलग खा रहे हो, इसीलिए आप एनर्जी। जब फूड का इंपॉर्टेंस देखो, मैं बताता हूं क्या है। एग्जांपल देखिएगा, आप कहीं अपनी मौसी के यहाँ जाते हो, ठीक है, जाते हो नहीं जाते हो, बुआ के यहाँ जाते हो, मामा के यहाँ जाते हो, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स के यहाँ जाते हो, तो सबसे पहले जाने से पहले आप फोन करके इन्फॉर्म करते हो ना? नहीं करते। क्यों इन्फॉर्म करते हो? ताकि वो खुश हो जाएं? नहीं, ताकि वो इनडायरेक्ट थ्रेट है कि खाना बन जाना चाहिए हमारे आने तक का। रियलिटी बता रहा हूं बेटा, से आप अंदाजा लगाओ। आप के कहीं से दावत आई, ध्यान से सुनना, ये ह्यूमन की नेचर है। अब आदमी बोले नहीं सर हम खाने के लिए, अबे थम जाओ, शांति रखो जरा। अभी एग्जांपल देके प्रूव करता हूं। दो जगह से दावत आई, एक जगह तुम्हारी बिल्कुल आओ भगत बढ़िया करके, लो जी बाबू जी ये भी खाओ, लो जी ये भी खाओ, लो ये भी खाओ, और दूसरी जगह जाकर आपसे पानी भी नहीं पूछ रहे, मेहमानदारी में गए आप आके। और देखो मेरी बात, एक जगह आप गए, खाना बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, तरह तरह के पकवान, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के आपके जो है पकवान, वहां से 56 भोग आपको लगाए गए, बड़े बढ़िया तरीके से आपको चीजें खिलाई गई। खाने के बाद मीठा भी मिला, अटरम सटरम नटरम, पता नहीं जितनी चीजें आप सोच भी नहीं सकते उतनी चीजें आपके सामने खाने में रख दी गई। एक तरफ है, आ रही बात समझ में? दूसरी तरफ, और वहां लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आपकी वहां किसी से बात नहीं हुई, आपको वहां कोई जानता नहीं। दूसरी तरफ आप किसी के मेहमान के यहाँ गए, वहां आपकी बहुत इज्जत हो रही। अरे सर सर आइए सर बैठिए, कुर्सी पे बिठाया, पंखा कर रहे, बेहतरीन करके हाथ पैर दबा रहे, लेकिन पूछा नहीं उन्होंने पानी को भी। तो घर आके पता तुम किसे बदनाम करोगे? किसे बदनाम करोगे? जिसने पानी को भी नहीं पूछा। कहां गई तुम्हारी वो? सर हम तो मिलनसार व्यक्ति हैं, हम तो मिलने के पर्पज से जा रहे थे। भाई कहां गए? कहां गए? वो सब यही दम तोड़ गए। तो आप जो फूड की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि फूड के ऊपर इंसान के रिश्ते बनते बिगड़ते। मैंने देखा है सच में, रिश्ते वाले आते हैं ना तो खाने के ऊपर रिश्ते टूट जाओ। मजाक नहीं कर रहा भाई, रियलिटी में बता रहा हूँ कि अल्लाह हमें तो खाना 2 घंटे देर से खिलाया, रिश्ता कैंसिल है। भाई मार्केट में चल रही है बात, भाई तुम्हें यकीन नहीं होगा शायद। अपने आसपास तो खैर, हमारे लोकल एरिया में तो, हमारी लोकेलिटी में तो ये चीजें कुछ इतना ज्यादा डोमिनेंट नहीं है, खासकर जो गांव वाला इलाका है। लेकिन जैसे से आप हायर की साइड पे जा रहे हैं ना, जरा जरा सी बात पे रिश्ता टूट जा रहा। समझ में आ रही बात? एक रिश्ता टूटा था, मैं बता दूं, देवबंद का एक रिश्ता खत्म हुआ था। मतलब एंगेजमेंट वगैरह की तैयारी चल रही थी, सारी तैयारी चल गई थी। पता क्या किस बात के ऊपर रिश्ता टूटा था? कि जो खिलाने वाला मेजबान था ना, उसने जबरदस्ती कर दी थी मेहमान के साथ में। मेहमान को वो हर्ट हो गया, मेहमान की फीलिंग सो मच हर्ट, और मेहमान बोला कि अल्लाह, ओ माय गॉड, ये तो तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे, ऐसा तो तुम हमारी बच्ची को भी वो करोगे, फलाना ढिकाना। अरे अल्लाह हटाओ, पैम्परिंग कर दी, खत्म मामला है। कोई सिर पैर है इस बात का? समझो बात को बेटा। इस चैप्टर को आप केवल चैप्टर समझ के मत पढ़ना, ये चैप्टर आपको लाइफ कैसे चलेगी उसके बारे में बताएगा। आ रही बात समझ में? यानी फूड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस बात को समझाने के लिए मुझे आपको एक ऐसा एग्जांपल देना पड़ा जो कि बड़ा अजीब है, जो कि लोगों को यकीन भी नहीं आता। हमारे लोकल लोगों को आप बताओ पॉसिबिलिटी, अरे भाई मतलब ही नहीं बनता। सही बता रहा हूं मैं आपसे, समझ रहे नहीं समझ रहे? लेकिन जहां पर आप देख रहे हैं जैसे जैसे बढ़ते जा रहे तो अलग ही लेवल का मामला है। आ रही बात समझ में? तो क्या बोला मैंने यहां पर कि फूड इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड ही क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। और वो फूड बना कैसे भाई? वो फूड बना फोटोसिंथेसिस से। और इस नेचर के अंदर केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स और केवल साइनोबैक्टीरिया ही लाइट से फोटोसिंथेसिस करेंगे। मतलब फोटोसिंथेसिस करके क्या बना सकते हैं? अपना फूड बना सकते हैं। रिमेनिंग जितने भी सभी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो आपका क्या नाम लेकर बोल सकते हैं, चाहे वो आपका कोई मतलब हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, ओमनिवोर हो, ये सब के सब क्या है? आपके हेटेरोट्रोफिक है। बाकी सभी ऑर्गेनिज्म किसके अलावा? ग्रीन प्लांट्स के अलावा, और आपके किसके अलावा भाई? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी के अलावा, यही फोटोसिंथेसिस करने में भाई कैपेबल होते हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और पूरा फोटोसिंथेसिस आप करके आ चुके हैं, पूरा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस आप समझ चुके हैं। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनता है। अरे पढ़ लिया नहीं पढ़ लिया? आप ये भी पढ़ चुके ना, केल्विन साइकिल में ग्लूकोज बनता है। आप ये भी पढ़ चुके हैं कि लाइट रिएक्शन में एटीपी बनती है। सारी बात समझ में? सारी चीजें पढ़ के आ चुके, नहीं पढ़ के आ चुके? आप पूरा पढ़ चुके। फोटो सिस्टम 1 क्या होता है, फोटो सिस्टम 2 क्या होता है, किस सिस्टम का क्या इंपैक्ट होता है, सारी की सारी चीजें भैया आप यहां पर समझ चुके हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। आ रही बात समझ में? अरे क्लियर है? ठीक है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड क्या है भाई? सॉरी, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? फूड है। मैंने लिखा भी है, और ये लाइन मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। ये एक्सक्लूसिवली एनसीईआरटी की लाइन है जो मैंने आपको यहां पर मेंशन करके दिखाई है।
समझ में आ रही बात? क्या है भैया? ओनली ग्रीन प्लांट्स, केवल और केवल कौन भाई? जो आपके ग्रीन प्लांट्स होते हैं और साइनोबैक्टीरिया होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं वाया द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाकी सभी के सभी क्या है भाई? आपके हेटेरोट्रोफ्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, और वो फूड जो ये थोड़ा बहुत जितना भी ग्लूकोज ये बना रहे हैं भाई, वही नेचर को सस्टेन करने में हेल्पफुल होता है। तो मैं एक डायलॉग हमेशा बोलता हूं, क्या बोलता हूं? कि जिंदा रहने के लिए मुलाकातें जरूरी नहीं होती। क्या जरूरी है भाई? फोटोसिंथेसिस जरूरी है। फोटोसिंथेसिस बोले तो उसी से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनेगा, बाकी सब वाहियात की बातें हैं। अरे समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? आपको क्लियर है? केवल और केवल ग्रीन प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, यानी एक ग्रीन प्लांट है आपका, ऐसा नहीं है कि ग्रीन प्लांट के सारे पार्ट, नहीं भैया। ग्रीन प्लांट के अंदर भी जो ग्रीन पार्ट होगा, समझ में आ रही बात भाई? कुछ ब्राउनिश पार्ट होगा, स्टेम का होता है, वो फोटो क्या वो अपना फूड खुद बना सकता है? नहीं बना सकता। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? नॉन ग्रीन पार्ट भी होता है क्या फूड? नहीं बॉस, नहीं बना सकता। तो क्या बोला मैंने कि जो आपका प्लांट का केवल और केवल जो ग्रीन पार्ट है ना, वही क्या कर सकता है भाई? वही फोटोसिंथेसिस करता है। तो फिर बाकी सवाल आया, अगर सिर्फ पत्तियां, प्लांट में ग्रीन पार्ट तो सिर्फ लीफ होती है ना, तो लीफ तो अपना खाना खुद बना लेगी, तो प्लांट के बाकी हिस्सों का क्या? रूट्स कैसे काम करेगी? तो वहां पर फूड बना करके सप्लाई किया जाता है, ट्रांसलोकेट किया जाता है। और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भाई? ट्रांसलोकेशन। क्या बोलते हैं भाई इस फिनोमिना को? ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। समझ में? वेरी गुड। ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होगा? वेरी गुड। अब समझिए नहीं समझिए? और स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च की फॉर्म में। आपको क्या रखनी चीजें याद रखनी है, ठीक है भैया? चलिएगा, अब हम बात करते हैं भाई सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आज का जो कि हमारा क्या है मेन टॉपिक है बेटा, हम क्या बात कर रहे हैं? एक सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन हो रहा होता है वो क्या है? ये आपकी एक सेल है, हाँ ना? इस सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स है। सबसे इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल जहां पर रेस्पिरेशन चलता है उसका नाम क्या है भैया? उसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है, और इसी के अंदर क्या होता है? इसी के अंदर ब्रेकडाउन होता है किसका? ग्लूकोज का। भाई जो फूड तुम ले रहे हो ना, उसी को क्या किया जाता है? इसी के अंदर तोड़ करके इसके अंदर से एनर्जी रिलीज करी जाएगी, उस एनर्जी को ट्रैप होगा, और वो एनर्जी ट्रैप करके क्या बनती है? उससे बाद में एटीपी बनती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिएगा, तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन की अगर मैं डेफिनेशन बेसिकली समझे क्या है कि ये मैकेनिज्म है, किस चीज का मैकेनिज्म है? जिसमें ब्रेकडाउन ऑफ क्या होता है? फूड मटेरियल्स का ब्रेकडाउन होता है। किसका ब्रेकडाउन हो रहा भैया? फूड मटेरियल का। इससे क्या होगा? अरे बॉस, इससे जो फूड मटेरियल के अंदर एनर्जी छिपी होगी ना, ट्रैप होगी, वो क्या होगी? वो रिलीज होगी। वो जो एनर्जी रिलीज होगी, उस एनर्जी को क्या किया जाएगा? ट्रैप किया जाएगा, और उस एनर्जी से बाद में क्या बनाते हैं भैया? एटीपी सिंथेसिस करते हैं। समझ में आ रही बात? अब एक चीज नोट कीजिएगा कि इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में चीजें तोड़ी भी जा रही हैं और बनाई भी जा रही है। क्या तोड़ा जा रहा है बॉस? ब्रेकडाउन किया जा रहा है फूड मटेरियल का। क्या सिंथेसाइज किया जा रहा है बॉस? एटीपी सिंथेसिस का। याद करो, अगर चीजें बन रही है, अगर चीजें बन रही हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। अगर चीजें टूट रही हैं, उसको हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। लेकिन यहां पर चीजें बन भी रही हैं और चीजें टूट भी रही हैं, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एम्फीबॉलिक। एम्फीबॉलिक मेटाबॉलिक रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन को बोलते हैं। समझ में आ रही बात? तो एम्फी का मतलब होता है दोहरा, डुअल, यानी कि दोनों तरह की केमिकल रिएक्शन है। यहां पर चीजें बन भी रही हैं और यहां पर चीजें क्या हो रही हैं भाई? टूट भी रही हैं। तो याद रखिएगा कि यहां पर एम्फीबॉलिक प्रोसेस है, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, और उसके ब्रेकडाउन से क्या बनता है भाई? एटीपी का सिंथेसिस होता हुआ हमें नजर आएगा। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? क्लियर है? चलिएगा, रेस्पिरेशन में अब होता क्या है एक्चुअल में, वो मैं आपको बताता हूं बेटा। रेस्पिरेशन में किसको तोड़ा जाता है? बेसिकली आप ग्लूकोज को तोड़ोगे, जाहिर सी बात है। लेकिन क्या केवल और केवल रेस्पिरेशन में ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। फूड की फॉर्म केवल और केवल ग्लूकोज नहीं है, अदर फॉर्म भी फूड की हो सकती है, जैसे कि कोई लिपिड या फैट, वो भी फूड की फॉर्म हो सकता है। आपके प्रोटीन्स, और कुछ जगह पर तो ऑर्गेनिक एसिड्स भी क्या काम करते हैं भैया? फूड के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। समझ में आ रही बात? चलिए, अब मैं बात करूंगा किसके बारे में भाई? रेस्पिरेशन के बारे में। देखो, रेस्पिरेशन में होता क्या है? रेस्पिरेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। क्या है भैया रेस्पिरेशन? मल्टी स्टेप का मतलब है सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा, इसमें मल्टीपल स्टेप हुआ। हर एक ईच एंड एवरी स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम। ऑलमोस्ट, वर्ड करेक्ट कर देता हूं, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप, ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय स्पेसिफिक एंजाइम। समझ में आ रही बात? तो ये हाईली एंजाइमेटिक प्रोसेस होगा, स्लो स्टेप होंगे, मल्टीपल स्टेप रिएक्शन यहां पर आपको देखने मिलेगी, तब जाकर ये प्रोसेस क्या होता है भाई? तब जाकर ये प्रोसेस यहां पर रेस्पिरेशन होता है। अब होगा क्या, वो देखिएगा। यहां पर जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे ना, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोले तो फूड के कंपाउंड की बात हो रही है, उनके अंदर कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं भाई? ऑक्सीडेशन बोलते हैं। समझ में आ रही बात? और यही जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते
होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं भैया, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। यानी कि जिनको हम तोड़ करके जिनमें से एनर्जी बाहर निकालेंगे उनको हम क्या नाम देंगे, सबस्ट्रेट का नाम देंगे। और कौन से प्रोसेस से होगा, वो रेस्पिरेशन से होगा, इसीलिए उस सबस्ट्रेट को हम क्या बोलते हैं भाई, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। समझ में आ रही बात? इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट को जब आप तोड़ते हो, समझ में आ रही बात, तो इनसे क्या होगी भाई, एनर्जी रिलीज होगी। अरे होगी नहीं होगी? उस एनर्जी, जब भाई एनर्जी स्टोर है तो बाहर निकलेगी, जाहिर सी बात है। उस एनर्जी को आप ट्रैप करोगे और ट्रैप करके क्या बनाओगे, एटीपी सिंथेसिस बनाओगे। और याद करो, मैंने आपको बताया था कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इज नोन एज फॉस्फोराइलेशन। इसका मतलब यहां पर भी क्या होता है भाई, फॉस्फोराइलेशन होता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? और ये तो आपको मैंने लास्ट वाला पॉइंट बता दिया कि मल्टी स्टेप प्रोसेस है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो कौन कौन से हो सकते हैं बॉस? वे हो सकते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट, जो कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। वे हमारे लिपिड या फैट भी हो सकते हैं, जिनमें मैक्सिमम एनर्जी हमको देखने मिलती है। वे हमारे प्रोटीन्स भी हो सकते हैं, और वो हमारे कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स भी हो सकते हैं। तो ये सब के सब आपके क्या है, ये सब के सब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है, यानी यहां से हमें क्या मिल सकती है, एनर्जी मिलेगी। अब ध्यान से सुनिएगा, फर्क क्या है, मैक्सिमम एनर्जी किससे मिलती है, लिपिड या फैट से मिलती है। डजंट मीन कि ये इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। कभी आपने देखा होगा, कभी आपने बेसिकली देखा होगा, कभी किसी को एकदम धूप में से चलने के बाद में चक्कर आने लगते हैं, कोई बेहोश होकर गिर जाता है, तो लोग उसे क्या करते हैं, ग्लूकोन डी आता है, एक मार्केट के अंदर आता है ना ग्लूकोन डी, शानूर खड़ा हो जा। लोग क्या करते हैं भैया, ग्लूकोन डी आता है। अब वो जो ग्लूकोन डी होता है उसका क्या किया जाता है, एक चम्मच ग्लूकोन डी लिया, उसे किसमें मिलाया, पानी में, वाटर के अंदर मिला के, और क्या कर दिया, उसे पिला दिया। ग्लूकोन डी क्या है सर, वो ग्लूकोज है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। क्या है भाई, वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। वो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट तुरंत क्या करेगा, उसका तुरंत ब्रेकडाउन होगा, तुरंत उस ग्लूकोज में जितनी भी एनर्जी होगी सारी बाहर निकलेगी, और वो एनर्जी से तुम्हें क्या होगा, होश आएगा। अच्छा, स्कूल के असेंबली में तो देखा होगा ना, होंगी दो चार लड़कियों को जरूर चक्कर आता है। इन्हें वैसे चक्कर नहीं आने के भाई साहब, इन्हें तुम धूप में शॉपिंग करवा लो, इन्हें बिल्कुल चक्कर नहीं आने का, मजाक नहीं कर रहा मैं। इन्हें तुम धूप में कहीं लेकर चले जाओ, शॉपिंग करा लो, मान लो तुम्हारे घर में जैसे बहन बहन होती होगी ना, वैसे तुम उसे कह दो, कहने लगा चल बहन आज शॉपिंग लाएंगे करा के फलाना ठिकाना, हाँ भाई चल, कोई दिक्कत नहीं है, शॉपिंग करने के लिए हर टाइम धूप, मजा ले भैया। बड़ी लू के अंदर अगर शॉपिंग करने को मना कर दे, लेकिन खुदा ना खास्ता तुमने कह दिया धूप के अंदर, कहने लगा मेरी शर्ट पड़ी ऊपर उठा लो भाई, मैं तो चक्कर आ रहे, मेरे बस की नहीं है। मेरे साथ में तो ऐसे ही होता है, समझ मारी नहीं। स्कूल के अंदर तुम देखना लड़कियां खड़ी और वो गायत्री मत पढ़ रही, ठीक है, और पढ़ते पढ़ते धूल टपक गई, एकदम एक टीचर आवा भाग कर गया। पर मजा ले टीचरों की भी अगर असेंबली स्थगित कर दे, कहने लगा असेंबली तो पूरी होगी भाई, चाहे 10 बच्चे बेहोश होके गिर जा, होता नहीं। असेंबली आज तक नहीं रुकी किसी स्कूल के, लग रहा है हाँ चल ठीक है। एक तो लड़कियों का ना मसला पता क्या है, बड़ा अजीब है ये, इनके बड़े अजीब अजीब चौंचले, ये पिज्जा खाएंगी, बर्गर खाएंगी, लेकिन ना ये घी नहीं खाएंगी क्योंकि मोटी हो जाएंगी। लॉजिक, इनके लॉजिक समझो क्या है। ये मोमोज खाएंगी, ये पानी पूरी खाएंगी, लेकिन रोटी नहीं खाएंगी, क्यों, मोटी हो जाएंगी, खाना स्किप करेंगे। हाँ ऐसा गलत करा बेटा, मैं सही करा, झूठ मत बोलना, यही है ना बात। मोमोज वगैरह से इनका फैट नहीं बढ़ेगा। पानी पूरी भाई साहब कैसे, भैया तीखा लगाओ, मजा नहीं आ रहा है। पानी पूरी वाला बोला मजा नहीं आ रहा, दीदी हम करते हैं प्रबंध, आप फिक्र मत कीजिएगा। आ रहे नहीं है। बर्गर वाले के पास बर्गर, चाउमीन, मोमोज, अटरम सटरम नटरम, भैया खुदा ना खासा किसी शादी में चले जाओ, मजा ले पानी पूरी वाले के पास से कोई लड़की वहां से हट जा। हम भी कभी कभी तो मजा आ रही है, अब हटे हम खा के चले, ठीक है। हमारे में एक दोस्त से बड़ा जी ना हमारे, कहने लगा देखो हटेंगी, और वो जाओगा तो हाथ में कटोर लेकर उनको हट जाओ आगे सर, ऐसा करके घुस जाएगा उनके अंदर ही। अब वो बेचारी अपने कहा बड़ा बदतमीज आदमी है, तो अल्लाह भैया होगी वो जगह करेगा, वो खाए पिएगा, हमारे पे नहीं होता है काम। तो ये क्या है, लेकिन हम रोटी नहीं खाएंगे सर, क्यों नहीं खाएंगे सर, उससे ना थोड़े से फैटी हो जाते हैं सर, हमें फैटी होना प्रीफर नहीं करेंगे हम। अरे भाई साहब जूता कहाँ है मेरा, बाहर है, चलो लेके नहीं आना भी, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो भाई क्या बकवास चल रही बॉस, ठीक है। अब इनके अलग चौंच, स्कूल में ब्रेकफास्ट नहीं करके जाती है, क्यों, ओ माय गॉड सर, सर हम ना ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं ब्रेकफास्ट, अरे सर मेरे को ना थोड़ा सा वो हो रहा था, मेरे को मैं ब्रेकफास्ट करना प्रेफर नहीं करती मॉर्निंग के टाइम पे, हम फैटी हो जाएंगे ना, इसके डाइटिंग पे सर, हम डाइटिंग पे। कहाँ चल रहे भाई, डाइटिंग पे, ऐसे होता है ना, है हाँ वो मैचिंग होती है। अब मम्मा ना मॉर्निंग में ना सर दूध के साथ में सैंडविच दे देते सर, हमसे ना दूध नहीं पिया जाता, हमें वॉमिटिंग आने लगती है, और सर अगर हम चाय पियेंगे ना तो हमारे एसिडिटी हो जाती है, ऐसा ही है। और स्कूल में आके क्या बज रहे, हल्दीराम की भुजिया, लेज के चिप्स के पैकेट, हैं ये चल रही, ये है भाई साहब क्या बात करे। और फिर गायत्री मंत्र पढ़ते पढ़ते 1 गिरी 2 गिरी 3 गिरी 4 गिरी, टीचर आ रहे ठा ठा के लेके जा रहे उन्हें मेडिकल रूम में, हा कोई दिक्कत नहीं, मजाल है।
क्या दिया जाता है? टॉफी यूज करते हैं टीचर्स उस टाइम पे, करते हैं नहीं करते हैं? अल्लाह का टॉफी दो, क्यों? मीठा है भाई, ग्लूकोज, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कभी देखा तुमने गला किसी को बेहोश गला बटर पिला ऐसे जल्दी करके, घी पिला जल्दी? नहीं भाई, पागल हो गया क्या? ऑक्सीडेशन टूटने में मिलेगी मैक्सिमम एनर्जी भाई, मान लिया, लेकिन इतना वो एनर्जी टूटेगी ना, उसकी एनर्जी निकलेगा इतना, तो इसका काम तमाम हो गया। एक तरफ पता लगा जी बाहर इसकी, तो घी पिला रहा है इसे। हुआ कभी कल बेहोश हो गया जल्दी घी? नहीं भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। समझ रहे नहीं समझ रहे? सिर से ऊपर को तो नहीं जा रही चीज है, इजी है चीजें, बहुत आराम से, मजा आ रहा नहीं आ रहा, बहुत इजी है भाई। और ऐसे ही पूरा का पूरा चैप्टर है, बस हमें यही तो समझना है, हमें समझ। तो क्या है भैया, हमारी बॉडी प्रीफर करती है किसको? हमारी बॉडी प्रीफर करती है कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। अगर मैं यूजुअली आपको बात बताऊं तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली और प्रोटीन की एनर्जी लगभग सेम होती है। आ रही बात समझ? लिपिड या फैट की एनर्जी लगभग ज्यादा होती है, डबल एज कंपेयर टू किसके भाई? कार्बोहाइड्रेट के, याद रखिएगा। बट स्टिल कार्बोहाइड्रेट ये क्या है आपका? ये जो आपका इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, तुरंत अगर आपको एनर्जी चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट का क्या किया जाता है? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही है नहीं आ रही बात? क्लियर है? ये देखिएगा। अच्छा, हमारी बॉडी फूड कंज्यूम करेगी, आपको अलग अलग टाइप के फूड दिख रहे हैं, ध्यान सुनेगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो जिम में जाने वाले लोंडे लपाटे हैं आजकल, ये पनीर वगैरह दबा के पेलते हैं, सुना मैंने, जैसे कि गलत कह रहा भाई मैं? 4 बजे तो इनके एक दौरा सा उठेगा, 4 बजे कुछ घंटा है इनका शायद, 4 बजे का तो टाइम है ना पनीर का। अच्छा 4 का टाइम निकाला किसने? है कुछ आइडिया भाई? सब मैंने मेरठ में 4 बजे देख लिया, 4 बजे तो पनीर वाले की दुकान में भीड़ लगे। भाई क्या हो रहा? क्या लगा हम पनीर खा रहे? समझ ना, क्यों? पनीर में प्रोटीन होता है। 4 बजे मिले यार वो भाई, 5 खा ना, डाइट खराब हो जाएगी 5 बजे, तो 4 ही बजे देनी। अच्छा भाई, चल भाई, होती होगी कुछ 4 बजे वाली, ठीक है। अच्छा दाल के अंदर प्रोटीन होता है, सही है बात, ये बिल्कुल सही है। सिर्फ प्रोटीन होता है? क्या दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? देखो यहां से मिथ देखना कितने पकड़े जाते हैं। क्या दाल के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता? क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट भी होता है, लिपिड भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है। लेकिन प्रोटीन की जो क्वांटिटी है कंपैरेटिव टू अदर फूड, उसमें क्या होती है? ज्यादा होती है। दैट डजंट मीन कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं होता। समझना मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दाल के अंदर सर प्रोटीन है इसलिए दाल खाओ, बकवास की बात है भाई। केवल और केवल प्रोटीन है, अगर ये बोल रहे हैं आप गलत है। अगर आपको ज्यादा प्रोटीन चाहिए आप दाल का यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसके अंदर बेटा कार्बोहाइड्रेट भी कंसिडरेबल अमाउंट में होता है, लिपिड और फैट भी वहां पर आपको देखने मिलता है। समझ मारी बात? तो सबसे पहले अगर बॉडी, मैं ध्यान सुनना, सबसे पहले अगर बॉडी फूड कंज्यूम करेगी तो वो करेगी कार्बोहाइड्रेट। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, ध्यान सुनिएगा, मैंने शायद आपको पहले भी बताया, ठीक है। देखो भाई ध्यान से देखिएगा, अरे इधर ध्यान दो, है भाई क्या करें? ये बात कर रहे, कोई बात नहीं, करने दे। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो मेरी बात, आपने क्या खाया? आपने खाया ग्लूकोज, बेसिकली खाया कि नहीं खाया? ध्यान सुनिएगा, आपने ग्लूकोज लिया, मान लो आपने ग्लूकोज लिया, फॉर एग्जांपल 10 ग्राम ग्लूकोज लिया। कितना लिया? 10 ग्राम ग्लूकोज, ठीक है। ये 10 ग्राम ग्लूकोज में आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट कितनी की है भाई? 2 ग्राम की। तो कितना एक्सेस में गया? अभी ध्यान सुनिएगा, ये क्या है भैया? ये है आपका 8 ग्राम, ठीक है। अभी जो 8 ग्राम ग्लूकोज जो एक्सेस में गया है भाई, काम तो आपका बॉडी में 2 ग्राम से ही हो गया ना। अब ये 8 ग्राम ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता है किसके अंदर भाई? ग्लाइकोजन के अंदर। आ रही बात समझ में? और स्टोर कहां कर दिया जाता है? लीवर की सेल्स में। कोई दिक्कत वाली बात? फैटी लीवर सुना ना आपने? फैटी लीवर, ठीक है, क्लियर। लीवर पे फैट का डिपोजिशन होना। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, अब आप लगातार रोजाना गुल्लक में 8 रुपए डाल रहे, खर्चा उसमें से हो नहीं रहा, रोज 8 रुपए डाल रहे, किसी दिन तो 800 भी डाल दिए, मतलब समझ रहे? किसी दिन तुमने एक बर्गर, पिज्जा, एक कोल्ड ड्रिंक पी के, तो बड़ा खतरनाक वाला मामला है भैया। खतरनाक इन द सेंस ऐसा नहीं है जैसे एक बहुत बड़ा वो आजकल चल रहा मिथ कि भैया के स्टिंग को कंपेयर कर दिया वैसे को। भाई स्टिंग और वैसे कोल्ड ड्रिंक दोनों लेवल सेम है। कह रहे स्टिंग में कैफीन, और भाई इतना कैफीन नहीं, उसमें 60-70 mg के 75 मिलीग्राम के करीब है उसमें। कितना कैफीन है? 70-75 के करीब है वो। इतना सा वो रिकमेंडेड डोज है, उतना हम कंज्यूम कर सकते हैं, कंज्यूमेबल है वो। खैर चौंसलेबाजी है, वो अलग वाला मामला है। एक आजकल बड़ी वीडियो वायरल होती है कि भैया हम उससे टॉयलेट धो दो, टॉयलेट में डाल दो कोल्ड ड्रिंक, वो टॉयलेट साफ हो। क्या पागल हो गए तुम? उसका मतलब ये, मतलब वो कह दो तुम हार्पिक पी रहे, क्या लॉजिक की बात है भाई? है मतलब अगर तुम्हारे मिल्क का पीएच और ब्लड का पीएच सेम हो गया, इसका मतलब तुम मिल्क को जगह ब्लड पी रहे। वाह भाई वाह, ये क्या लॉजिक है? मेरी समझ में लॉजिक नहीं आ भैया। समझ रहे ना? समझ रहे? मिल्क का पीएच ऑलमोस्ट 7.4, ब्लड का पीएच ऑलमोस्ट 7.2 7.4 की रेंज, यानी लगभग ज्यादा वेरिएशन नहीं है। बफेलो मिल्क की बात कर रहा हूं मैं, समझ में आ रही बात?
तो अगर आप गाय का बफेलो का दूध पी रहे हैं तो इसका मतलब आप खून पी रहे हैं। लॉजिक क्या दिया? क्योंकि सर जो पीएच उसका है वही भाई साहब थप्पड़ मारो घुमा के बहुत तेजी के साथ में, क्या बकवास की बात कर रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे? तो वो अलग मेथड है भाई, क्लियर है? क्या हो गया, कोई समस्या है? बुढ़ापा आ गया तो सीधे खड़े हो बिना सपोर्ट के, शाबाश। अभी तो बहुत दम है यार बच्चों तुम्हारे में, अभी तो घर भी बात करनी क्लास के बाद में। हाँ भाई अब ध्यान सुनना, ये क्या हुआ, ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन इकट्ठा उतरा इकट्ठा उतरा, अब ग्लाइकोजन क्या हो गया, बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया, लिमिट लगातार बढ़ती गई। भाई लीवर की भी तो कैपेसिटी है, एक लिमिट के बाद में लीवर ने आकर उस ग्लाइकोजन को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अब जब ग्लाइकोजन भर गया, अब ये ग्लाइकोजन कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर भाई, ट्राइग्लिसराइड के अंदर। किसके अंदर भाई, ट्राइग्लिसराइड। और ये ट्राइग्लिसराइड जानते हैं आप इसे क्या है, कोलेस्ट्रॉल सुना है आपने, बैड कोलेस्ट्रॉल सुना नहीं सुना भैया, ये वही चीज है। मैंने देखा है ट्राइग्लिसराइड किसी के 1000 है, किसी का 2000 है, और उसे ऐसा डरा दिया जाता है कि तेरी तो दिल की नस फट जाएगी फलाना। अबे कुछ नहीं है, एक महीना कार्बोहाइड्रेट बंद कर, 15 दिन 10 दिन में, डजंट मीन कि आप भूख हड़ताल पे चले जाएं। कार्बोहाइड्रेट बंद करो, रिप्लेस करो। आ रही बात समझ में? ये शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब आपने कार्बोहाइड्रेट खाना क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो सबसे पहले बॉडी आपकी किसे निपटाएगी, सबसे पहले आपकी बॉडी निपटाएगी जो लीवर में ग्लाइकोजन होगा उसे ग्लूकोज में, क्योंकि बॉडी को ग्लूकोज से ही पसंद है, ग्लूकोज से ही मोहब्बत है। फूड तुम दे नहीं रहे तो लीवर बॉडी क्या करेगी, टिंग 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 ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर दे। अब ग्लाइकोजन क्या हो गया, खत्म, तो नंबर किसका पड़ेगा, ट्राइग्लिसराइड का। लेकिन ये चीज ना डॉक्टर की प्रेजेंस में ही हो तो ज्यादा बेहतर है, डॉक्टर बताएगा कि कब जरूरी है कब जरूरी नहीं है। समझ में आ रही बात? अपनी तरफ से कुछ मत कहना। आजकल मार्केट में बहुत वीडियो आ रही है, बोलते हैं कीटोसिस है, 16 घंटे का फास्ट है, 48 घंटे का फास्ट है, चल रही ना, बहुत देख रहा भाई यूट्यूब पे। आजकल तो हर यूट्यूबर इतना बड़ा ज्ञानी हो गया भैया जिसका कोई हिसाब वाक्य नहीं, ठीक है, बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया आजकल यूट्यूबर। पता सता उसे कुछ नहीं है, वो सारा बता देगा फैट लॉस कैसे करना है, वो सारी बता देगा स्किन की केयर कैसे करनी है, वो सब बता देगा कि जो कोरिया के चाउ माउ मिलते हैं आपको, ये इनकी जैसे शकल थोपड़ा आपको कैसे चाहिएगा। वो ये भी बता देगा कि आपकी टमी कितनी क्यों नहीं बढ़ रही है, कितने दिन में अंदर चली जाएगी। वो तुम्हें बता देगा कि ऐसी चीज खाओ तो तुम्हारा, भैया बहुत नए नए झमेले आ रहे हैं, तो बड़ी मार्केट में चीज आ रही, तो उनसे बड़ा इंस्पायर होते हैं बच्चे, यूथ जो है वो इस्तेमाल कर रहा, कोई दबा के कोई कुछ पी रहा, कोई कुछ पी रहा। भैया बिना किसी साइंटिफिक एविडेंस के बेफालतू की चीजों को कंज्यूम मत किया करें, आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? आफ्टर ऑल आप बच्चे तो हो, ठीक है, चलिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले बॉडी किसे कंज्यूम करेगी भाई, कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट खत्म हो गया उसके बाद लिपिड को उठाएगी, और लिपिड भी खत्म हो गया सबसे बाद में किसे उठाएगी, प्रोटीन को। और प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल होता है। सेल के अंदर मेजर कंटेंट किसका होता है भाई, प्रोटीन का होता है, नहीं होता है? और अगर प्रोटीन खत्म होना स्टार्ट हो गया तो क्या होगा भाई, हमारी सेल का स्ट्रक्चर ही डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए जब भी कोई, तुमने सुना ना कि जी मैं भूख हड़ताल पे बैठ गया, आमरण अनशन पे बैठ गया, होता है नहीं होता है? तो आमरण अनशन पे क्या होता है, डॉक्टर रोज चेक करता है उसे, डॉक्टर देखता है, कहने लगा हाँ ये कोई दिक्कत वाला, वो यूरिन के अंदर कीटो बॉडी का सैंपल चेक करता है उसके, ठीक है। कीटोन बॉडी यूरिन के अंदर आने का मतलब है कि बॉडी उसकी प्रोटीन कंज्यूम करना स्टार्ट कर दी। क्योंकि ये आमरण अनशन वाले हैं भी तो वॉशरूम में जाते हैं, बराबर में दीवार होती है, वहां कूद के बढ़िया खा पी के आके, आमरण अनशन करने वाला पहले तो छक के खा के आगे बैठा है। ऐसा अन्ना हजारे ने आमरण अनशन किया था एक बार, सरकार हिल गई थी ऊपर से लेके नीचे तक। समझ में आ रही बात? सरकार हिल गई थी ऊपर से लेके नीचे तक, क्यों, टेंशन में आ गई थी। आ रही बात समझ में? तो भैया सबसे पहले क्या यूज होगा बॉडी के अंदर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल होगा, उसके बाद में लिपिड, और उसके बाद में अल्टीमेटली किसका यूज होगा भाई, प्रोटीन का हम यहाँ पर यूज करेंगे। क्लियर है? चलो अब मैं आपसे दूसरा टॉपिक में बता रहा था, फॉस्फोराइलेशन अभी बताया। इसका मतलब क्या हुआ, एटीपी फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है। सर एटीपी क्यों बनाना, क्योंकि एटीपी तो है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, हमें एनर्जी चाहिए, और एनर्जी किस फॉर्म में यूज करेंगे हम, एटीपी के। 3 तरह की एटीपी होती है। फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं पढ़ा, लाइट रिएक्शन के अंदर बनती है 3 एटीपी, 2 एक साइक्लिक के अंदर, 2 नॉन साइक्लिक के अंदर, नहीं पढ़ा आपने, पढ़ लिया ना, ठीक है। एक अब नया पढ़ेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, मतलब यहाँ पर क्या बनती है, डायरेक्ट एटीपी की फॉर्मेशन हो जाती है। क्या बनती है भैया, डायरेक्ट एटीपी। और एक होता है ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीडेटिव का मतलब क्या, ऑक्सीडेशन से फूड को तोड़ा जाएगा, सारे के सारे प्रोसेस के दौरान आपसे क्या मिलेगी, एटीपी। यानी कि एक तरीके से ये क्या होगी आपकी, ये होगी इनडायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? अब ध्यान सुनिएगा, ये कहां होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। और ये जो आपका ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन है, ये कहां होगा, आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके अंदर होगा भाई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। समझ में आ रही बात? और ये जो इनडायरेक्ट एटीपी बनाते हैं ना, एनर्जी जो बनाएंगे इनडायरेक्ट, वो किस फॉर्म में बनाते हैं, वो बनाते हैं NADH एंड FADH2। अब यहां पर गड़बड़ मत कर देना, वो NADPH था, ये NADH है, दोनों अलग अलग है भाई, समझो बात को। ये क्या है, NADH,
और ये क्या है, FADH2। समझ रहे नहीं समझ रहे, क्लियर है? तो याद रखिएगा ये दोनों ही इनडायरेक्ट फॉर्म है, इनको तोड़ करके क्या बनेगी बाद में, ATP बनेगी। समझ में आ रही बात? तो पहले ये मॉलिक्यूल बनेगा और बाद में इन मॉलिक्यूल से हमारा आगे का काम चलेगा, पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर समझेंगे। चलेगा, फोटोफॉस्फोरिलेशन बताया है कि सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा, किस प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस बनती हुई भी दिखा रखी है, ये ATP पहुंच रही केल्विन साइकिल के अंदर, हालांकि बाद में क्या हो रही, यूज अप हो रही। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन में ATP का क्या होता है भाई, डायरेक्ट फॉर्मेशन होता है, और ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यहाँ पर इनडायरेक्ट ATP की फॉर्मेशन होती है, किस फॉर्म में होती है, इन द फॉर्म ऑफ NADH एंड FADH2। अरे भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए, अब एक सवाल आता है, डू प्लांट ब्रीथ? क्या प्लांट भी हमारी तरह सांस लेते हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं। क्या हमारी तरह उनके पास में स्पेशलाइज ऑर्गन है, जैसे हमारे पास लंग्स हैं, जैसे अदर एनिमल्स के पास अलग अलग टाइप की सेल्स होती हैं? क्या प्लांट के पास भी ऐसा कोई स्ट्रक्चर है? आंसर है नहीं। देखो, प्लांट ब्रीथ तो करते हैं, लेकिन उनके पास में कोई ऐसा स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे कि किसके पास में होता है भाई, हमारे एनिमल्स के पास हमको देखने मिलता है। ठीक है, सवाल है कि रीजन क्या है? देखो, रीजन ये है कि पहली बात, प्लांट का क्या मामला है, प्लांट रेस्पिरेशन ब्रीदिंग का क्या मतलब है भैया? प्लांट का हर एक पार्ट ना अपना केयर खुद करता है। समझ में आ रही बात? तो एनसीईआरटी बोलती है कि ईच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज। प्लांट के जितने पार्ट है ना, वो अपने गैसेस एक्सचेंज खुद देखेंगे, दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है भाई। ऑर्गन की एक बात तो बताओ, तुम्हारे घर में एक तो पानी आ रहा बिना पंप के, और बढ़िया पानी आ रहा फुल प्रेशर से, तो तुम पंप ऑन करोगे क्या? मोटर चलाओगे? नहीं। तो भैया जब हमारे यहां पर का तो लंग्स, भाई ऑर्गन का काम क्या है भैया? उसको मेंटेन करेगा, उस काम को करने में हेल्पफुल होगा, बल्क में काम करेगा। अरे भाई जब मेरा काम आगे हो रहा तो मुझे घर के अंदर करने की दोबारा से क्या जरूरत है? तो यहां पर हर एक प्लांट का पार्ट जो अपना गैसेस एक्सचेंज क्या कर सकता है खुद। दूसरा क्या है कि बहुत थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन होगा एक जगह से दूसरी जगह, प्लांट के एक पार्ट से दूसरी जगह, अदरवाइज सारा का सारा खुद का खुद ही देखते हैं। उसके अलावा एनिमल्स के कंपैरिजन में स्लोअर रेस्पिरेशन रेट होती है, जैसे एनिमल में फास्टर है। अब फास्ट करने के लिए वही है, अगर पानी का प्रेशर नहीं आ रहा तो पंप ऑन करोगे, लेकिन पानी का प्रेशर आ रहा ना, तो क्या करोगे? जब पानी का प्रेशर आ रहा है तो भैया क्या जरूरत है आपको पंप ऑन करने की? तो यहाँ पर स्लोअर रेस्पिरेशन रेट है एज कंपेयर टू एनिमल्स के रूट सिस्टम और लीव्स के अंदर, इसीलिए यहाँ पर ऑर्गन भी आपको देखने नहीं मिलता। उसके अलावा एक जगह से दूसरी जगह जो गैस जा रही है वो डिस्टेंस क्या होती है? काफी कम होती है, इसीलिए डिफ्यूजन बहुत आराम से हो जाता है। और सबसे खास बात क्या है कि लीव्स के अंदर जो पैरेन्काइमा होती है वो कैसी होती है? काफी लूज होती है, उनके बीच में एयर स्पेस ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ रही बात? आपके देख सकते हैं आप, ये आपका पैलिसेड मीजन पैलिसेड पैरेन्काइमा है, और ये आपके क्या है? स्पॉन्जी। इनके बीच में क्या दिखाई पड़ रहा है तुम्हें? एयर स्पेस। दिख रहे कि नहीं दिख रहे? समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें क्या रखनी भैया, इन रीजंस की वजह से प्लांट के पास में क्या नहीं होती, कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन हमको देखने नहीं मिलते। लेकिन सर हमने देखा वुडी स्टेम हुआ, आपने प्लांट के ऊपर ऐसे ऐसे निशान देखे होंगे, कभी दिखाई पड़े ऐसे ऐसे निशान तो देखे होंगे ना प्लांट के ऊपर? ऐसा लगता है ना किसी ने नाखून मार रखा। भैया नाखून नहीं है, ये ओपनिंग है। ये जो बाहर की कवरिंग है ना, डार्क डार्क ब्राउन है, इसे बोलते हैं बार। क्या बोलते हैं? ये तो नॉन लिविंग है। क्या है भैया? ये तो नॉन लिविंग है। अब नॉन लिविंग थोड़े रेस्पिरेशन करेगा, तो क्या किया गया? इसी नॉन लिविंग के अंदर ये छोटी 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 ओपनिंग कर दी, और इन्हीं ओपनिंग को हमने क्या नाम दिया? लेंटिसेल्स का नाम दिया। समझ में आ रही बात? तो बार्क के नीचे ध्यान सुनिएगा, ये जो बार्क है ना, इस बार्क के नीचे की तरफ क्या मौजूद है भाई? लिविंग सेल्स की थिन लेयर मौजूद है। उसके ऊपर क्या है? बार्क है। अब ये तो डेड हो गई। अब इस बार्क में छोटी छोटी क्या दिखाई पड़ रही तुम्हें? ओपनिंग दिखाई पड़ रही, और यही ओपनिंग क्या करती है? गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करती है। किसके केस में? स्टेम के केस में। और इन्हें हम क्या बोलते हैं भाई? लेंटिसेल्स बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, उसके अलावा रेस्पिरेशन के टाइप, दो टाइप के रेस्पिरेशन हमारे यहाँ पर होते हैं। नंबर 1 पे क्या है भाई हमारा? एरोबिक। और नंबर 2 पर क्या होता है? एनारोबिक। ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे होगे। एरोबिक में क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। एरोबिक रेस्पिरेशन में फूड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, यानी कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा फूड का। जब फूड कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो उसमें एनर्जी भी कितनी मिलेगी भाई? ज्यादा एनर्जी मिलेगी, याद रखिएगा। लेकिन जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है भैया, वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, और यहां पर फूड का इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन, यानी कि पूरी तरह से फूड ब्रेकडाउन नहीं होता, इनकंप्लीटली यहां पर क्या होता है? फूड का ऑक्सीडेशन देखने मिलेगा। जब इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन है तो क्या एनर्जी भी कंप्लीट मिलेगी? नहीं, एनर्जी भी बहुत थोड़ी मिलती है, तो लेस एनर्जी यहां पर रिलीज होती है। और कहा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन के मुकाबले में एनारोबिक रेस्पिरेशन में निकलने वाली एनर्जी बहुत बहुत कम होती है। समझ में आ रही बात? तो यहां पर यह था भैया हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे
पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। अब हम क्या पढ़ेंगे, हमने ये तो पढ़ लिया ना सर फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, अब जरा ये भी तो पढ़ो कि फूड का ब्रेकडाउन आखिरकार हो किस तरीके से रहा। हमने ये भी देख लिया कि प्राइमरी फूड का ब्रेकडाउन करने में कौन इन्वॉल्व होता है, ग्लूकोज इन्वॉल्व होता है। तो अगली क्लास में हम ये पढ़ने वाले हैं कि बॉस ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है ये कैसे होता है, कहां पर होता है, सेल के किन हिस्सों में होगा और किस तरह से होगा। समझ में आ रही बात? तो उम्मीद है भाई ये आज वाला लेक्चर यहाँ पर आपके समझ में आया होगा और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।